आज हम संविदा अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के धान की संविदा, जिसे निक्षेप संविदा के नाम से भी जाना जाता है, उस पर बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये संविदा क्या है और क्यों इस संविदा का विशेष महत्व बताया गया है। उपनिधान, जिसे निक्षेप भी कहा गया है, टेंशन करिएगा। उपनिधान अंग्रेजी शब्द बेलमेंट का हिंदी भावार्थ है और बेलमेंट फ्रेंच भाषा के शब्द बेलर शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय होता है टू डिलीवर, सुपुर्द करना। अर्थात ये जो शब्द है उपनिधान, जिसे हम निक्षेप भी कह रहे हैं, एक ऐसी संविदा है जो विशेष प्रकार की व्यापारिक संविदा है। और ये संविदाएं जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपनी वस्तु किसी विशेष प्रयोजन के लिए देता है और जैसे ही वो विशेष प्रयोजन पूरा हो जाता है तो जो अस्थायी तौर पर उसने अपनी वस्तु दी थी इस्तेमाल करने के लिए, उसे लौटा दिया जाता है और इसे ही हम निक्षेप संविदा, अनुबंध या उपनिधान की संविदा के नाम से जानते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स आपको इसमें बताते हैं, जैसे कि टैक्सी हायर करना। कुछ समय के लिए आपको कहीं बाहर जाना है और आप एक टैक्सी हायर करते हो, तो ये एक उपनिधान की संविदा है जिसमें आपका एक अस्थायी उद्देश्य है कि आपने अपने गंतव्य स्थान तक जाकर वापस आना है। देन उस टैक्सी को आपने सिर्फ तब तक ही इस्तेमाल करना है जब तक कि आपका स्थान नहीं आ जाता है। या फिर टेलर के यहाँ एक कपड़ा स्टीच के लिए देना, यानी सिलाई के लिए देना। टेलर के यहाँ जब आप कपड़ा छोड़ के आते हो तो वो आपको उसकी स्टिच करके देता है, उसकी सिलाई करके देता है। इसी प्रकार से ज्वेलर के यहाँ पर सोना छोड़ना, चांदी छोड़ के आना और उसके एवज में गहने बनवाना, वीसीआर किराए से लेना, या फिर कोई फंक्शन है घर में तो टेंट हाउस से कुछ डेकोरेशंस के सामान को लेना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक उपनिधान के नाम से जानी जाती है, इसे हम उपनिधान की संविदा कहते हैं। हालांकि रूटीनेबल लाइफ में ये सारे काम आप करते हैं, लेकिन आपने कभी अकॉर्डिंग बाय लॉस, अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसे हम निक्षेप की संविदा और उपनिधान की संविदा कह रहे हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन पर बात करें तो सेक्शन 148 में ऐसे डिफाइन किया है, उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान, डिलीवरी ऑफ गुड्स करना है कि जब प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा या परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशानुसार अन्यथा व्ययनित, डिस्पोज कर दिया जाएगा। अर्थात इसमें जो डेफिनेशन में बताया वो भी यही सब बताया गया कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से उसकी वस्तु को निश्चित अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ले रहा है, सिर्फ अस्थायी तौर पर ले रहा है और जैसे ही उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य या उसका काम पूरा हो जाता है वो उस वस्तु को उसे लौटा देगा। या तो स्वयं उसे लौटाएगा या फिर उसके आदेश पर किसी और को वो लौटा दिया जाएगा। गुण, तत्व, लक्षण, इस संविदा के विशेषताएं, शर्तें, अगर हम इस पे बात करें, अनिवार्यताएं, विधिक औपचारिकताएं क्या हैं, तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन कुछ तत्व इसके निकलते हैं। फर्स्ट है दो पक्षकार, टू पार्टीज। कोई भी संविदा हो, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए दो पक्षकार होने आवश्यक है। दो पक्षकार यानी एक पक्षकार किसी कार्य को करने का प्रस्ताव रखे और दूसरा पक्षकार उससे सहमति दे, तो दो पक्षकार इसमें भी इस संविदा को करने के लिए होने चाहिए। उपनिधाता, जो दूसरा इसमें तत्व निकल के आता है, उपनिधाता वस्तु का स्वामी, निक्षेपी या बेलर। उपनिधाता यानी एक ऐसा व्यक्ति जो उस वस्तु का स्वामी है, उसे हम निक्षेपी भी कह रहे हैं और वो व्यक्ति बेलर के नाम से जाना जाता है। तीसरा तत्व बनता है उपनिहिती, वस्तु का उपयोग करने वाला, बेली और निक्षेप ग्रहीता जिसे हमने कहा है। फोर्थ, उस पर अगर हम बात करें तो विषय वस्तु केवल चल संपत्ति। हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो तत्व बनता है, विशेषता बनती है कि विषय वस्तु केवल चल संपत्ति, सब्जेक्ट मैटर ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो दो प्रकार की है, दो कैटेगरी है, अचल संपत्ति और चल संपत्ति। अब यहाँ हमने चल संपत्ति यानी इस संविदा का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ओनली फॉर चल संपत्ति होगा, क्योंकि चल संपत्ति से जो हमारा आशय है जो मूवेबल हो, स्थान परिवर्तन की क्षमता रखती हो, गतिशील हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हो, उसे हम चल संपत्ति कह रहे हैं। और यहाँ सब्जेक्ट मैटर सिर्फ चल संपत्ति होगा, अचल संपत्ति की इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, कब्जे का परिधान, डिलीवरी ऑफ पोजेशन।
अर्थात जो वस्तु है, जो स्वामी है वस्तु का, जिसे हम निक्षेपी और उपनिधाता और बेलर कह रहे हैं, वो व्यक्ति कब्जे का परिधान करेगा। इसमें वो अति आवश्यक है कि उस वस्तु के कब्जे का परिधान किया जाए। और ये जो कब्जा दिया जाता है, जो वस्तु का कब्जा यदि नहीं सौंपा जाता है तो ये संविदा पूर्ण नहीं होती है। अर्थात रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उस कमोडिटी का, उस वस्तु का कब्जा सौंपना आवश्यक होता है। अब ये जो कब्जा दिया जाता है ये दो प्रकार से दिया जा सकेगा। फर्स्ट वन है इसमें वास्तविक कब्जा, एक्चुअल डिलीवरी। जब भौतिक रूप से वस्तु का स्वामी वस्तु को उपयोग जो कर रहा है, जिसे हम निक्षेप ग्रहीता और उपनिहिति कह रहे हैं, उसे भौतिक रूप से सौंप देता है, तो हम कहेंगे कि वस्तु को एक्चुअल रूप से उसने डिलीवर किया है। और वहीं दूसरा प्रकार है इसमें विवक्षित और प्रलक्षित कब्जा, यानी इम्प्लाइड। अब ये कैसे होता है? कभी कभी सामान भौतिक रूप से नहीं सौंपा जाता है, उस वस्तु को नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी उस वस्तु पे कब्जा मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गोदाम की चाबी सौंप देना। सामान गोदाम में रखा हुआ है लेकिन चाबी उसे सौंप दी गई है, इट मीन्स कि वो सामान पर उसका कब्जा हो चुका है। या फिर किसी माल की बिल्टी दे देना, तो इसे भी हम कब्जे का परिधान मानेंगे, जो विवक्षित और प्रलक्षित होगा। अब ये जो कब्जा दिया जाता है, इस पर बहुत ही अच्छा सा लीडिंग केस आपने मेंशन करना चाहिए। विशालक्ष्मी, कालिया पेरुमल वर्सेस विशालक्ष्मी का जो इस पर लीडिंग केस है। तो आइए इसके तथ्य क्या हैं, इसके ब्रीफ क्या है, हम उस पर भी थोड़ा सा विचार करते हैं। एक महिला सोने के यहाँ जाती है, ज्वेलर के यहाँ जाती है और अपना कुछ सोना देती है और कहती कि मुझे इसके कुछ गहने बनवाने हैं, कुछ इसके ऑर्नामेंट्स बनवाने हैं। और रोज़ सुबह वो अपना बक्सा लेकर के जाती और वहीं बैठती और उसे सोनी को कहती कि इसके जेवर गढ़ दिए जाएं। और शाम को लौटते वक्त उस बक्से को तो वहीं रखती थी, लेकिन ताला लगा के चाबी अपने साथ ले आती थी। अटेंशन करिएगा कि यहाँ सुपुर्दगी जो की जा रही है वो कैसे की जा रही है कि जो सोना है वो सुनार के यहाँ दिया भी जा रहा है उसके गहने गढ़ने के लिए, लेकिन वो महिला उस पर संदूक पर ताला लगाती है। संदूक को बेशक वो सोने की दुकान में छोड़ के आती है, लेकिन ताला लगा के चाबी को वो अपने साथ लेकर के आती है। एक दिन उस सुनार के यहाँ चोरी हो गई। जब ज्वेलर के यहाँ चोरी हुई तो सारा ही सामान चोरी हुआ, जिसमें वो बक्सा भी चला गया। अब जब सूट फाइल किया गया, उस महिला का दावा था कि मेरा सोना मुझे वापस दिया जाए, क्योंकि मैंने तो उपनिधान की संविदा की है। अब जो न्यायविद थे उन्होंने अपना मत अभिव्यक्त किया कि बेशक आपने उपनिधान की संविदा की है, लेकिन क्या आपने अपनी वस्तु का कब्जा सौंपा था? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस बक्से को वहाँ रख करके उस पर ताला लगा करके उसे चाबी को ले आती थी, इसलिए हम इसे वास्तविक कब्जा नहीं मान सकते। ओके, 6 पॉइंट पर हम बात करें। वस्तु का परिधान किसी उद्देश्य के लिए हो। डिलीवरी शुड बी फॉर सम पर्पस, यानी जो वस्तु, जो कमोडिटी डिलीवर्ड की जा रही है उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के कोई भी संविदा हो ही नहीं सकती है। सो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर निक्षेप की संविदा और अनुबंध की हम बात करें तो दोनों पक्षकारों का एक विशेष उद्देश्य होना असेंशियल है। नेक्स्ट इसमें जो 7 पॉइंट बनता है, प्रयोजन पूरा होने पर वस्तु लौटाना। जैसे ही उपनिहिति और निक्षेप ग्रहीता, यानी जिस व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सामान लिया है, जैसे ही उसका काम पूरा हो जाए, उसका उद्देश्य पूरा हो जाए, तो उसे अपेक्षा की जाती है कि वो सामान को उसके स्वामी को लौटा दे। या तो उसके स्वामी को लौटाए या उसके आदेश पर किसी और को भी वो लौटा सकता है। नेक्स्ट कंडीशंस, वस्तु का परिधान संविदा के अंतर्गत हो, यानी जो कमोडिटी दी जा रही है, डिलीवरी शुड बी अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। तो वो जो परिधान किया जा रहा है, उस वस्तु को जो सौंपा जा रहा है एक विशेष प्रयोजन को पूरा करने के लिए, तो ये जो दो पार्टी से, ये सारा ही संविदा के तहत होना चाहिए। और यहाँ संविदा और अनुबंध के अनुसार अगर इस संविदा को करना है तो वही सारी स्टेप्स जो हम लोग बात कर रहे हैं 13, 14, 15, 16 पॉइंट में, कि प्रस्ताव हो, सहमति हो और करार हो, यानी दोनों पार्टी से एक पक्ष प्रस्ताव रखे, प्रपोजल दे, दूसरा पक्षकार उसे एक्सेप्ट करे, देन इस बिहाफ पर एक एग्रीमेंट हो, और उस एग्रीमेंट की बिहाफ पर जो जितने असेंशियलिटी एक संविदा के लिए, एक अनुबंध के लिए होना चाहिए, वो सब भी इसमें हो। जैसे कि वेद उद्देश्य हो और
दोनों ही पार्टी सक्षम हो और स्वतंत्र सहमति भी हो। यानी जो अभी तक आप एसेंशियलिटी जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिमेंट्स देख करके आए हों वो सारे एलिमेंट्स इधर भी मस्ट हैं। तो ये सब भी संविदा की बिहाफ पर ही इस संविदा को किया जाएगा। लौटाने संबंधी शर्त, नेक्स्ट पॉइंट 9 नंबर, कंडीशंस इज रिटर्न बैक ऑफ गुड। यानी एक गर्भित शर्त, एक इम्प्लाइड कंडीशंस होती है कि ये जो दो पार्टीज उपनिधान की संविदा कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कर रही हैं, तो उस सामान को लौटा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक व्यक्ति टेलर के पास अपना एक कपड़ा रख के आता है कि मुझे इसका आप स्टिच करके सूट बना दीजिए, तो डेफिनेटली इसमें एक इम्प्लाइड कंडीशंस फिक्स है कि वो टेलर उसका रूप परिवर्तन करके, उसने रचनात्मक परिवर्तन करके उस सूट को वापस लौटाएगा। वो ये नहीं कह सकता है कि मैं अब आपको इस कपड़े को नहीं लौटाऊंगा। सो लौटाने की जो शर्त है वो गर्भित है, अप्रत्यक्ष है और जो इसी में समाहित है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वस्तु लौटाने की संविदा। एक संविदा के तहत इस करार को, इस निक्षेप को किया जा रहा है, इस उपनिधान को किया जा रहा है, जिसमें हर पक्षकार ये जानता है कि मैंने जो भी सामान को लिया है उसे मुझे लौटाना ही लौटाना है और लौटाने की कंडीशन मस्ट है। अगर उस सामान को नहीं लौटाया तो जो चार्जेस उस सामान का है वो उसे चुकाना होगा। इस शर्त के आधार पर ही ये संविदाएं होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी ने टेंट हाउस के सामान को डेकोरेशन के लिए अपने यहाँ मंगवाया, तो डेफिनेटली लौटाने की शर्त उसमें है, ये संविदा है उसमें कि जैसे ही 2 दिन 3 दिन के बाद फंक्शंस कंप्लीट होता है, उद्देश्य पूरा होता है, तो सामान को वैसा ही जैसा आपने लिया था आपने लौटाना है। अगर डैमेज होता है, गुम होता है, कम होता है, तो आप जानते हो कि टेंट हाउस वाले को, यानी उपनिदाता जो स्वामी है उस सामान का, उसको आपको सामान का हर्जाना यानी शुल्क देना होगा जितने का वो सामान है। सो यहाँ पर ये जो वस्तु लौटाने की संविदा है ये भी साथ में की जाती है कि जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए आप वस्तु को लौटाओगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अस्थायी प्रयोजन। जी हाँ, जब इस सामान को लिया जाता है तो अस्थायी यानी एक टेम्परेरी बिहाफ पर उस सामान को लिया जाता है। जैसे आप टैक्सी हायर कर रहे हो तो आपका उद्देश्य क्या होता है? 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 घंटा, 4 घंटा, यानी एक टेम्परेरी बिहाफ पर, उस अस्थायी आधार पर आप उस सामान को यूज़ करना चाहते हो। वीसीआर ले लीजिए, कोई और सामान ले लीजिए, होटल में अगर आप रूम बुक करवा रहे हो, आप कुछ सामान को टेंट हाउस से लेके आ रहे हो, तो यानी आपका जो प्रयोजन होता है वो ओनली फॉर अस्थायी, एक टेम्परेरी बिहाफ पर आप उस सामान को लाना चाहते हो और उसे यूज़ करना चाहते हो। नेक्स्ट कंडीशन 12 पॉइंट जो बनता है, स्वामित्व हस्तांतरण नहीं। सबसे अच्छा पॉइंट जो इसमें बना है, नो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। देखिए, सामान जो स्वामी है सामान का, उस वस्तु का, वो अपने सामान को सामने वाले व्यक्ति को यानी उपनिहिति को, निक्षेप ग्रहीता को दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि वो सिर्फ उसका उपयोग करे कुछ समय के लिए, जब तक कि उसका उद्देश्य पूरा ना हो जाए। उपयोग करने के बाद वो उसे लौटा दे। यानी जो स्वामित्व है, जो उस वस्तु का ओनरशिप है, वो उसके मालिक के पास ही होगा, उसके स्वामी के पास ही होगा और इसमें कभी भी उस स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, यानी नो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। मान लीजिए आपने टैक्सी हायर की है, तो टैक्सी का स्वामी तो जो निक्षेप करता है और जो उपनिदाता है वही रहेगा। आपने सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है, आपने सिर्फ उसे यूज़ करना है। वो आपको सिर्फ इस वजह से दी गई है कि आप अपने स्थान पर जाना चाहते हो, आप उसमें ट्रैवल करना चाहते हो, अपनी जर्नी को पूरा करना चाहते हो। तो यहाँ उसने अपनी ओनरशिप आपके नाम नहीं ट्रांसफ़र की है, सिर्फ आपको उपनिधान की संविदा के तहत अपनी वस्तु को इस्तेमाल करने के लिए दिया है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बनता है कि केवल विद्यमान वस्तु का निक्षेप जिस सामान को निश्चित प्रयोजन के लिए अस्थायी तौर पर दिया जा रहा है, वो कमोडिटी, वो सब्जेक्ट मैटर, वो वस्तु विद्यमान होना चाहिए, उसका अस्तित्व उस समय होना चाहिए। अर्थात जो वस्तु नहीं है उसे कभी भी उपनिधान के तहत या निक्षेप की संविदा के तहत नहीं दिया जा सकेगा। नेक्स्ट कंडीशन से अभिव्यक्त, यानी ये संविदाएं अभिव्यक्ति एक्सप्रेस फॉर्म में भी हो सकेगी, जिसमें क्लियर ये शो होगा, स्पष्टतः अभिव्यक्त होगा कि दो पक्षकारों के बीच में उपनिधान की संविदा या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किया गया है। गर्भित,
विवक्षित इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी इम्प्लाइड भी होते हैं। मान लीजिए दो पक्षकार आपस में, एक पक्षकार कुछ भी न कहे लेकिन उसका आचरण, उसका व्यवहार ऐसा है कि सामने वाले व्यक्ति को ये आभास हो जाए कि वो पक्षकार उस वस्तु का इस्तेमाल करना चाहता है, उपनिधान की संविदा करना चाहता है, तो विवक्षित तौर पर भी ऐसी संविदाओं को किया जा सकता है। और जो लास्ट पॉइंट बनता है इधर कि संविदात्मक आधार, अर्थात पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुकी हूँ, और जब भी संविदा अधिनियम की हम बात करते हैं तो ये तो आप मान के ही चलिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिमेंट्स हैं, प्रस्ताव, स्वीकृति, करार, एग्रीमेंट, प्रपोजल, ऑफर, कुछ भी आप नाम से जानते हो, समझते हो, पक्षकारों की सक्षमता यानी कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैलिड पर्पस यानी वेद उद्देश्य हो गया, स्वतंत्र सहमति हो गई, ये सारे एसेंशियलिटी भी होना चाहिए, तब ही कोई एक कॉन्ट्रैक्ट को किया जा सकता है, चाहे वो उपनिधान की संविदा हो या नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की जो हम बात कर रहे हो। तो उसी बिहाफ पर ये सारे तत्वों को अगर समावेश है तो दो पक्षकारों के बीच में इस प्रकार की संविदाएं हो जाया करती है, जिसे हम उपनिधान की संविदा या निक्षेप की संविदा या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगी आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।